हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए देखते हैं, पेट प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शेर शाह के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी द्वारा जो है क्या किया गया था? जो मिश्रित रुपए थे, क्या थे? मिश्रित रुपए थे, जो मिश्रित धातु के क्या थे? रुपए थे, उनको जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बंद कराकर तो सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे। किसके? सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे शेर शाह सूरी के द्वारा, जो है मिश्रित धातु के सिक्के को बंद करके सोने व चांदी के सिक्के के चलाए थे। अगर चांदी के सिक्के की तौल की बात की जाए तो चांदी के सिक्के की तौल क्या थे? तो चांदी के सिक्के की तौल क्या थे? 180 ग्रेन थे। 180 ग्रेन थी। कितना थी? 180 ग्रेन, जिसमें 173 ग्रेन क्या थे? विशुद्ध चांदी थी। कितनी थी? 173 ग्रेन क्या थे? विशुद्ध चांदी थी। तो चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी था, उतबी था, फिरदौसी था, चंद्रवरदाई था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? उतबी क्या था? या मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उतबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी इतिहासकार था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? तो महावीर के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली में। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता सिद्धार्थ थे। कौन था? सिद्धार्थ थे। इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। माता की बात की जाए तो माता इनकी कौन थी? तो इनकी माता त्रिशला थी। त्रिशला थी। और अगर इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी। कौन थी? यशोदा थी। इनकी पत्नी कौन थी? यशोदा इनकी पत्नी थी। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग दिए थे। कब? 30 वर्ष की आयु में अपने घर को इनके द्वारा त्याग दिया गया था। और जो है महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे जो है, साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ हुए थे? ऋजुपालिका नदी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो पावापुरी में कब हुए थे? 468 ईसा पूर्व में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो चलिए अगला देखते हैं। राख का टीला निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंध है? बुधिहाल से है, संगन कल्लू से है, कोल्ढिहावा से है, ब्रह्मगिरी से है। तो राख का टीला किस नवपाषाणकालिक स्थल से संबंध है? तो यह किससे संबंध है? तो राख का टीला तो यह कहाँ पर स्थित है?
कर्नाटक के मैसूर में। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर। कर्नाटक के मैसूर के पास जो है, मैसूर के पास कौन सा ज़िला है? बेल्लारी। बेल्लारी ज़िले में जो है यह क्या है? संगन कल्लू नामक स्थान क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। संगन कल्लू नामक स्थान क्या है? नवपाषाणिक स्थल है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह जो है जानवरों का गोबर इकट्ठा करके और इसे जो है जानवरों को गोबर इकट्ठा करके इसे आग लगाकर जला दी गई, जिसमें क्या है? टीले बन गया, जिससे यह क्या हुआ? टीला बन गया। अगर बुधिहाल की बात की जाए तो बुधिहाल यह कहाँ पर है? पुरातात्विक स्थल है। तो यह भी राख का बनाया गया है। तो यह क्या है? मध्य पाषाणिक है। यह क्या है? मध्य पाषाणिक है। क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल है। बुधिहाल क्या है? मध्य पाषाणिक स्थल है। और कोल्डिहावा और ब्रह्मगिरी, कोल्डिहावा और ब्रह्मगिरी की बात की जाए तो यहाँ से क्रमशः मानव कब्र व धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो कोल्डिहावा से धान की खेती के प्रमाण और ब्रह्मगिरी से क्या है? मानव कब्र के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाता है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 में, तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। कब हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में क्या हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। तो चलिए अगला देखते हैं। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एक उद्देश्य क्या है? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एक उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना था, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह को क्या किया गया था? इस पर समाप्त किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने जो है यह यात्रा कब किए थे? तो यह साबरमती आश्रम से। कब? इसमें कितने सहयोगी थे? तो 78 सहयोगियों के साथ। कहाँ? साबरमती आश्रम से। कहाँ पर? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से जो है साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। कब? 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से यह यात्रा इन्होंने शुरू किया था। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 से शुरू किया था, जो कि कितना 240 किमी, लगभग कितना 240 किमी थी। और 6 अप्रैल, कब? 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने जो है नमक बनाकर उसके कानून को तोड़ा था। और यहीं से क्या किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नमक कानून को निरस्त करना इसका मूल उद्देश्य था। तो चलिए अगला देखते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी
स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। तो कब स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट तो 1900 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कब स्थापित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी में। तो किसके द्वारा किया गया था? श्याम जी कृष्ण। किसके? श्याम जी कृष्ण शर्मा के द्वारा किया गया था। श्याम जी कृष्ण शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? 1905 में। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो श्याम जी कृष्ण शर्मा के द्वारा स्थापित किया गया था। इसे क्या कहते थे? इसे क्या कहते हैं? इंडिया हाउस। इसे क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इंडिया हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? इंडियन होम रूल सोसाइटी को स्थापित किए थे, तो इसी को क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस कहा जाता था। कब किया गया था? 1905 में। किसके द्वारा किया गया था? श्याम जी कृष्ण शर्मा के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन इसका कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो कलकत्ता में, बेलगांव में, कराची में, बनारस में। किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह आंदोलन कब शुरुआत हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। कब हुई थी? 1905 ईस्वी में हुई थी। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से। कब शुरू हुआ था? कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी, जो कि इन्हें क्या किया था? 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और इसी आंदोलन में क्या किया गया था? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बनारस से। चलिए अगला देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है? सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है, यंगटसी है, हुआंग हो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे नदी है। और दूसरी कौन सी है? अमेजन क्या है? दूसरी नदी है। अमेजन क्या है? यह दूसरी नंबर है। तीसरी पे कौन सी है विश्व की सबसे बड़ी नदी? तीसरे नंबर पे यांगटीसी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी क्या है? नील है। दूसरे पे अमेजन है। तीसरे पे क्या है? यांगटीसी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए अगला देखते हैं। बृहद ज्वार आता है। तो बृहद ज्वार आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण पर होते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्वार कब आते हैं? ये जो है सागरी जल के ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। उठने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को क्या कहा जाता था? भाटा कहा जाता है। इसके लिए जो है सूर्य और चंद्रमा का क्या होता है? संयुक्त आकर्षण जिम्मेदार होता है। क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण जिम्मेदार होता है।
तो अगर किंतु सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा। बृहद ज्वार के लिए जो है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं, तो क्या होता है? बृहद ज्वार आता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या होते हैं? समकोण पर होते हैं, तो क्या होता है? लघु ज्वार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? लघु ज्वार होता है। जब क्या होते हैं? समकोण पर होते हैं तो लघु ज्वार होता है। जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? बृहद ज्वार होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं किसमें? भूमध्य सागर में। किसमें होते हैं? भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए भारत की आकृति कैसे है, तो भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसे है? चतुष्कोणीय है। अगर उत्तर दक्षिण की बात की जाए तो भारत उत्तर और दक्षिण का विस्तार कितना है? तो उत्तर और दक्षिण का विस्तार लगभग कितना है? 32 14 है। उत्तर दक्षिण कितना है? 32 14 है। पूर्व पश्चिम की बात की जाए, पूर्व पश्चिम की बात की जाए तो 29 33 है। 29 33 क्या है? उत्तर दक्षिण जो है, ये भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है? 32 14 है। और पूर्व पश्चिम की जो लंबाई है 29 33 है। तो इसका करेक्ट आंसर, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरी ही सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत का स्थान कैसरा है? आप सब कमेंट में बताएंगे। भारत विश्व में कैसरावें स्थान पर है? तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है? तो चलिए अगला देखते हैं। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल में कैसरा स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। किस पे है? तो 7वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं। शाखा पत्र दिया जाता है एक निर्यातकर्ता के द्वारा, एक आयातकर्ता के द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शाखा पत्र। शाखा पत्र क्या होता है? इसे क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। शाखा पत्र को क्या कहते हैं? क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड भी इसे कहा जाता है। इसे यह जो है हमेशा आयातकर्ता के लिए द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयातकर्ता द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है, नोएडा में है। तो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर स्थापित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कहाँ पर है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानपुर में स्थित है। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है तो किसके द्वारा संबंधित है? योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। तो भारत आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा। अगर वित्त मंत्रालय की स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 29 अक्टूबर 1946 में। कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946
कब हुई थी? 46 में। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 29 अक्टूबर 1946 को जो है वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई। आप सब कमेंट करके यह बताएं वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? क्या है? वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो किस में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन किस में है? तो यह अनुच्छेद कितने में है? 368 में। संविधान संशोधन प्रक्रिया किस में है? भाग 368 में। अगर भाग की बात की जाए तो भाग कौन सा है? भाग 20। कौन से है? भाग 20 में है, 368 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद कितने में है? अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किस में लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, किसी में भी लाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो लोकसभा में लाया जा सकता है या तो राज्यसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर धन विधेयक की बात किया जाए, धन विधेयक या वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस में लाया जा सकता है? तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पहली बार आता है। कब, कहाँ आता है? तो इसे लोकसभा में लाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो धन विधेयक जो है सर्वप्रथम किस में आता है? तो यह लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक क्या किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? तो शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शून्यकाल। शून्यकाल होता क्या है? ये जो है दोपहर का समय कब से होता है? 12 बजे से। कब से होता है? 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कब होता है? 12 बजे से 1 बजे तक होता है शून्यकाल। ठीक है। शून्यकाल को जो है यह हमारे संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या किया गया है? शून्यकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह जो है मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। किसके द्वारा दिया गया है? मीडिया के द्वारा दिया गया है। यह कब जारी किया गया था? तो वर्ष 1962 से। यह कब से शुरू हुआ था? 1962 से शून्यकाल की शुरुआत कब हुई थी? 1962 से शुरुआत हुई थी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं है। अर्थात जो है शून्यकाल जो है यह भारतीय मीडिया के द्वारा दिए गया शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए अगले देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्न भारत में एक मिनट भारत में नागरिकता की निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? भारत की नागरिकता में से निम्न विशेषताओं में से कौन सी सही है? राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारत में क्या है? एकल नागरिकता है। क्या है? संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है। तो नागरिकता किस में है? भाग 2 में। किस में? भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 5 से 11 तक। कहाँ है? अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में उपबंध किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है।
भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर इनकी बात की जाए तो भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर प्रांतीय संविधान की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो है रक्त का दाब क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त दाब जो है क्या होता है? तो यह जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो चलिए अगर रुधिर दाब की बात की जाए तो रुधिर को किससे मापा जाता है? तो इस मैनोमीटर से क्या किया जाता है? रुधिर दाब को मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। जीव विज्ञान नाम दिया गया है, तो जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु के द्वारा, लामार्क के द्वारा, डार्विन के द्वारा, लिनियस के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो यह लामार्क के द्वारा दिया गया है। जीव विज्ञान नाम जो है किसके द्वारा दिया गया था? लामार्क के द्वारा दिया गया है। अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और डार्विन की बात की जाए तो ये इनके द्वारा जो है उत्तर जीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो डार्विन के द्वारा किया गया था। और कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया है। इन्हें जो है वर्गकी का पिता कहा जाता था। लीनियस को क्या कहा जाता है? वर्गकीय का पिता क्या कहा जाता है? लीनियस को वर्गकी का पिता कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया गया था। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा किया गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीव विज्ञान नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो लामार्क के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक प्राचुर्य से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो क्या है? प्रकृति में सर्वाधिक प्राचुर्य में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, सेलुलोज है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज के द्वारा। क्या है? सेलुलोज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्या है? एक प्रोटीन है। यह क्या होता है? यह एक क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? यह एक प्रोटीन है। तो जो सेलुलोज क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक होता है। सेलुलोज जो है
प्राकृतिक बहुलक होता है। सेल्यूलोज का मुख्य स्रोत क्या है? तो कपास। और मुख्य स्रोत की बात की जाए, इसका मुख्य स्रोत क्या है? कपास, अर्थात क्या होता है? रुई। कपास और लकड़ी जो है सेल्यूलोज का क्या है? कपास और लकड़ी जो है सेल्यूलोज का क्या है? मुख्य जो है स्रोत है। कपास और लकड़ी क्या होता है? सेल्यूलोज का मुख्य स्रोत होता है। कपास जो है लगभग शुद्ध सेल्यूलोज ही होता है। कपास जो है लगभग शुद्ध सेल्यूलोज ही होता है। तो सेल्यूलोज जो है कार्बनिक यौगिक जो है सेल्यूलोज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण कब किया गया था? तो सौर सेल का निर्माण कब किया गया था? तो सौर सेल का निर्माण सर्वप्रथम 1954 में किया गया था। कब किया गया था? सौर सेल का निर्माण 1954 में जो है सर्वप्रथम सौर सेल का निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की है, समय की है, प्रकाश की प्रवणता की है, खगोलीय दूरियों की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? खगोलीय दूरियों की है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरियों की है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष का दूरी जो है क्या है? मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? दूरी है। ठीक है, तो इसका दूरी है। अगर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की बात किया जाए तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो होती है क्या होती है? पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, जो क्या होती है? 3.08 इंटू 10⁻16 अर्थात 10⁻16 जो है यह होता है इसके मीटर के बराबर होता है। 10⁻16 मीटर के क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी के। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब पसंद आया होगा। तो चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।